हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग बात करने वाले हैं असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, ये जो टर्म है असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें तीन वर्ड्स हम लोगों को दिख रहे हैं, एक असेट, एक लायबिलिटी और एक मैनेजमेंट। ठीक है, असेट क्या होता है? असेट वो होता है जो आपकी पर्सनल असेट्स होती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिसका फुल पेमेंट करके आपने ओनरशिप ले रखी है। ठीक है, और अगर किसी असेट को परचेज करने के लिए अगर आपको लोन लेना पड़ता है तो फिर वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपको उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आप लोगों ने कोई एक बिज़नेस रन करने के लिए कुछ असेट्स को लोन पे लिया है। ठीक, तो वो आपके असेट्स तो कहलाएंगे। ठीक, लेकिन उन असेट्स को परचेज करने के लिए आपके ऊपर कुछ लायबिलिटीज़ भी आ गई हैं। लायबिलिटीज़ क्यों आ गई हैं? लायबिलिटीज़ आ गई हैं क्योंकि आपको अभी उसको रीपे करना पड़ेगा उन लायबिलिटीज़ को। ठीक है, उस असेट को परचेज़ करने के लिए जो भी अमाउंट अभी आपको पेमेंट करना है वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है, तो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म या फिर कोई भी बैंक अपने असेट्स और लायबिलिटी को प्रॉपरली मैनेज कैसे करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, टर्म्स को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश किया है हमने। इजी लैंग्वेज में हमने ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, आई होप कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स अपने प्रिपेयर करते जाएंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक छोटा सा डेफिनेशन हमने यहाँ प्रोवाइड किया आपको कि असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट is a strategic management process that aims to effectively manage the assets and liabilities of a company। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है वो आपका ALM यानी कि असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये तीन वर्ड को ही यूज़ करके डिफाइन कर दिया गया है। क्या? कि ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, एक बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक प्रोसेस है। ठीक, जिसका मेन एम क्या है कि असेट और लायबिलिटी को प्रॉपरली मैनेज करना किसी भी कंपनी का। ठीक, तो ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन है। आपको क्या करना है, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, ये जो कीवर्ड है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन कीवर्ड से आपको फिर डेफिनेशन मतलब डिफाइन करने में फिर हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े पैरा आपको यहाँ पर समझा दें, ठीक है, या फिर उसको और रटवा दिए, वो ज़रूरी नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने थोड़े से में ही आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। ALM is crucial for financial institutions to mitigate risks and optimize their financial performance। देखो, अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसका असेट और लायबिलिटी प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो परफॉर्मेंस है फाइनेंस के टर्म्स में वो अच्छे से प्रॉपरली रन करे तो आपको असेट और लायबिलिटी दोनों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन आपका इसका इम्पोर्टेंस था। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ALM। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव वही आपका है कि यहाँ पर देखा जाता है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये ALM को लाने का जो मेन मोटिव था वो इन तीनों को ही मैनेज करने का था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मान लीजिए आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप रन कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपने इतनी सारी लायबिलिटीज़ ले ली हैं कि अब आपको अपना बिजनेस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए ही आपके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप असेट और लायबिलिटी का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर एसेट और लायबिलिटी को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़े या फिर इंटरेस्ट आपको कम मिले, इस टाइप की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इस टाइप के जो रिस्क होते हैं उसको मिटिगेट करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल मैनेजमेंट, अभी आपको कैपिटल रेज करना है।
ठीक है, लेकिन आपने ऑलरेडी बहुत सारी लायबिलिटीज़ ले रखी है, तो फिर आगे चल के आपको कोई भी लायबिलिटी मतलब कोई भी आपको फंडिंग करेगा नहीं, और जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे शट डाउन की ओर बढ़ेगा। इसलिए ये बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एएलएम में आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों ने देख लिया डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और फिर ऑब्जेक्टिव्स। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में यहाँ थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का क्या है? इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट का मतलब यहाँ रिडक्शन से है। ठीक है, REDUCTION, mitigate the identified risks such as asset allocation, liability restructuring एंड hedging strategies। अब देखिए यहाँ पर रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ मेथड्स बता दिए गए कि कैसे कैसे रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की जा रही है? पहला है आपका एसेट एलोकेशन, दूसरा है लायबिलिटी रीस्ट्रक्चरिंग, तीसरा है हेजिंग स्ट्रैटेजीज। एसेट एलोकेशन मतलब अगर कोई ऐसा एसेट है जो कि कहीं पर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप उसको कहीं और परफॉर्म करवाओ। ठीक है, उसका एलोकेशन मतलब उसका लोकेशन आप चेंज करो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, वैसे यहाँ पर बोला गया है राइट एसेट एट द राइट प्लेस। ठीक है, अगर आप अभी आप खुद सोच लो, मतलब अगर कोई एक मान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं गिटार का। ठीक है, अभी जैसे कोई ऐसा पर्सन है जिसको गिटार नहीं आता प्ले करने, ठीक है, तो अगर उसके पास गिटार रखा हुआ है तो फिर वो किसी यूज़ का नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर एक मतलब ये है कि हाँ मैं इनिशिएटिव लूँगा गिटार सीखने के लिए, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको यूटिलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। लायबिलिटी रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है यहाँ पर है कि लायबिलिटी को आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका कितना लायबिलिटी अभी है, कितना लायबिलिटी आपका फ्यूचर में बढ़ने वाला है, या फिर पास्ट की जो लायबिलिटी है उसको आपने प्रॉपरली मैनेज की है कि नहीं। ये होता है रीस्ट्रक्चरिंग, सो दैट आगे ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। हेजिंग स्ट्रैटेजीज़, हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ का मतलब ये होता है, बस इसमें ये देखना होता है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा जो रिस्क है वो हम लोगों को ऐसे स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा रिस्क कम से कम हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ही सेफ खेलना, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क में क्या बोला गया है यहाँ पर कि रिस्क को मेज़र किया जाता है यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के टर्म्स में, टेक्निक्स के टर्म्स में। और ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं इसमें कौन कौन सी मेनली इंक्लूड होती है? देखो, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिनेरियो एनालिसिस, वैल्यू एट रिस्क मॉडल्स। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग वही है कि क्या नाम है, एम्प्लॉयज़ जो भी स्ट्रेस लेते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो भी एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड, तो वो स्ट्रेस लेंगे तो फिर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सिनेरियो एनालिसिस में ये आ जाता है कि फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को पहले से ही फोरकास्ट करना और फिर उसके बाद फिर रिस्क को रिड्यूस करना। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क मॉडल, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो रेडी करनी पड़ेगी, बाकी आप अभी देख सकते हो। बस ऐसे अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि रिस्क को मेज़र करने के लिए यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। ठीक है, अब मॉनिटरिंग एंड रिव्यू का यहाँ क्या सीन है? मॉनिटरिंग एंड रिव्यू का मतलब ये होता है कि रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा और आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ अच्छे से काम कर भी रही हैं या नहीं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो फिर उसमें भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा और रिव्यू करते रहना पड़ेगा कि कौन कौन से रिस्क्स को मैनेज करने के लिए जो हम लोगों ने टेक्निक्स लगाई हैं वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क्स। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटे छोटे टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क्स में क्या है? आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क्स एसोसिएटेड विद असेट्स एंड लायबिलिटीज़। अभी यहाँ इसमें हम लोग ये देखते हैं कि रिस्क, जो पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, हम लोग पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर कौन कौन से रिस्क हम लोगों को दिख रहे हैं? पहला हो जाएगा लिक्विडिटी रिस्क, नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर उसके बाद क्रेडिट रिस्क, फिर ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड वो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइडेंटिफाई भी इसलिए किया जा रहा है ताकि पहले से इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ ले, समझ ले, या और इन सब से रिलेटेड डिसीजंस हम लोग ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी के आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से, ALM टूल्स एंड टेक्निक्स। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इन सभी के नाम याद रखना पड़ेगा। एसेट लायबिलिटी मैचिंग, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एसेट और लायबिलिटी को मैच किया जाता है, एक रेशियो देखा जाता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच में वो मेंटेन करना होता है। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस, अगर लायबिलिटी आपका बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको वो ड्यूरेशन देखना पड़ेगा कि उससे आपकी गुडविल को हर्ट ना हो। सिनेरियो एनालिसिस का ये सीन है कि आपको फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को पहले से फोरकास्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग, वही आपका एम्प्लॉयज़ के मेंटल स्टेटस को प्रॉपरली मैनेज कैसे करना है उससे रिलेटेड है। वैल्यू एट रिस्क मॉडल, इसके लिए तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ALM टूल्स एंड टेक्निक्स, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास 5 टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिट्स कुछ बता दिया गया है। ठीक है, बेनिफिट्स हमने यहाँ पर मेंशन किया है, आपको ध्यान देखना पड़ेगा। देखो, पहला क्या है, ऑप्टिमल असेट एलोकेशन। देखो, अगर आप असेट और लायबिलिटी को प्रॉपरली मैनेज करते हो, ठीक है, तो आपका असेट को आप प्रॉपरली एलोकेट कर पाओगे। ठीक है, ALM हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द एलोकेशन ऑफ असेट्स टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स विद इन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, असेट को सही जगह एलोकेट करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला था उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर एसेट एलोकेशन आपका सही है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इफेक्टिव लायबिलिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, अगर आप ALM करते हो तो आपकी जो लायबिलिटीज़ है वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएगी और फिर आपको जो फंडिंग के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो आपके लिए इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फंडिंग कोई नहीं करेगा अगर आपकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप खुद सोचो ना, आपके 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक ऐसा फ्रेंड है जो कि सभी से पैसे तो लेता है लेकिन उनको वो कभी रिटर्न नहीं करता, और दूसरा एक फ्रेंड है आपका, वो आपसे जब भी पैसे लेता है तो फिर वो आपको रिटर्न कर देते, तो आप किसको दोगे? नॉर्मल सी बात है, ऐसा फ्रेंड जो आपको प्रॉपरली टाइम पर रिटर्न कर देता है आप उसी को दोगे, उसी को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इनेबल्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इंश्योरिंग एडिक्वेट फंडिंग सोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग फंडिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर लायबिलिटीज़ आपकी प्रॉपरली मैनेज हो रही है तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फंडिंग के लिए मना नहीं करेगी, प्लस आपको सही इंटरेस्ट रेट पर, मतलब आपकी जो फंडिंग की जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो बहुत मिनिमम रेट पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है रिस्क मिटिगेशन, यहाँ पर रिस्क रिडक्शन के बारे में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ALM स्ट्रैटेजीज हेल्प्स इन मिटिगेटिंग रिस्क। वो तो हम लोग को पता चल रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने पर हमारा ये जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अब कैसे, कौन कौन से रिस्क? वही पहले वाले रिस्क जो हम लोगों ने देख रखा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, रिड्यूसिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू एडवर्स मार्केट कंडीशन। अब देखिए, अगर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्या रिड्यूस हो जाएगा? अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क और ये लिक्विडिटी रिस्क अगर आपका रिड्यूस हो जाता है तो फिर मार्केट में जो अलग अलग टाइप की सिचुएशन, देखिए, क्योंकि हम लोगों को पता है इन्वायरमेंट जो होता है मार्केट का वो 1% भी आपका कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, वो अडेप्टिव नेचर का होता है, वो वेरिएबल नेचर का होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगर आपका लिक्विडिटी रिस्क और आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क आप प्रॉपरली मैनेज कर ले जाते हो, मिटिगेट कर ले जाते हो, तो फिर आपका एडवर्स मार्केट कंडीशन में आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर एसेट और लायबिलिटी को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो आपके जो फर्म है, आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाना है। ठीक है, और क्यों होना है वो तो हम लोगों ने प्रॉफिट वगैरह के बारे में पहले भी देख लिए, लेकिन इसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, बाय एक्टिवली मैनेजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ALM कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
इंक्लूडिंग हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बेटर कैपिटल एडिक्वेसी। नॉर्मल सी बात है, अगर आप लाइबिलिटीज़ मैनेज कर रहे हो प्लस आपके पास जो असेट्स हैं वो आपकी हैं, उस पर कोई आपको अलग से इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा, किसी और को कुछ बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट आएगा आपके कंपनी में, ठीक है। और इस ये आपका गुडविल बढ़ाएगा, गुडविल अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ला करके देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमने आपको यहाँ पर एएलएम का एक रोड मैप प्रोवाइड कर दिया गया है। अब रोड मैप का मतलब यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप्स टाइप का, यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स दिख जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट, फिर उसके बाद लिखा है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। कंडक्ट ए कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन। मतलब सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने असेट और कितने लायबिलिटीज़ आपके पास अभी करंट में है, अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, तो यहाँ पर क्या है, डेवलप एन एएलएम स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द असेसमेंट कंसिडरिंग ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड रिस्क एपेटाइट। अभी जैसे आप लोगों ने फर्स्ट में क्या किया था, आप लोगों ने देखा था कि कितने असेट्स और लायबिलिटीज़ करंट में अवेलेबल हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी ये देखने के लिए कि उन असेट्स और लायबिलिटीज़ से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। आप और उनको फिर असेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उन असेट्स और लायबिलिटी को प्रॉपरली एसेस करना पड़ेगा। अब जब आपने क्या कर लिया, आपने स्ट्रैटेजी बना ली, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ देख ली, फिर उसके बाद उसके बेस पे आपने क्या कर लिया, कुछ स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप कर लिया। फिर उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे उसको इम्प्लीमेंटेशन है ये, ठीक है। इम्प्लीमेंट द एएलएम स्ट्रैटेजीज बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या किया आपने, यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपने इम्प्लीमेंट कर दिया स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट को, जो भी आपने स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाई थी, ठीक है। और फिर हमारा ये जो लास्ट है उसमें क्या होता है, इसमें यह है कि इवैल्यूएशन। अब आपने स्ट्रैटेजीज़ तो इम्प्लीमेंट कर दी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करना पड़ेगा और इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, सो दैट आप देख सको कि ये जो एएलएम स्ट्रैटेजी आपने मतलब प्रोसीड की है, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसमें चेंजेस भी लाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने 4 स्टेप्स में एएलएम का रोड मैप हम लोग डिसाइड कर लिया, मतलब देख लिया है। फर्स्ट है असेसमेंट, सेकंड है आपका स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ है इवैल्यूएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एएलएम रिक्वायर्स, यहाँ पर देखिए 3-4 स्लाइड्स में हमने आपको मतलब समझाने की कोशिश की है। Implementing ALM requires a systematic approach and the use of various tools and techniques, ठीक है। अगर आप ALM की जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो फिर आपको सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि वो आपके अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करे। Asset liability management is a crucial for financial institutions to effectively manage देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। वही बात लिखी हुई है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो तो ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एएलएम का, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बाय एक्टिवली मैनेजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ ए डायनेमिक मार्केट एनवायरनमेंट। वही अगर आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट डायनेमिक है तो फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, और अगर आप असेट्स और लायबिलिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो तो फिर आप इन चैलेंजेस को अच्छे से मीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एएलएम हेल्प्स इन मिटिगेटिंग रिस्क्स, ऑप्टिमाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। तो यहाँ पर एएलएम क्या क्या काम करने में हेल्प करता है, पहला मिटिगेटिंग रिस्क यानी कि रिस्क मिटिगेट करने में यानी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑप्टिमाइज़ करता है ये आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ठीक है, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करता है। और ये आपकी जो मतलब ड्यूरेशन है ना आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उसको लॉन्ग टर्म का भी बनाता है ये, ठीक है। एएलएम कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
Continuous monitoring and evaluation are the essential for the success of ALM strategies. नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर आपने ALM strategies को इम्प्लीमेंट आपने कर दिया है तो ALM strategies को आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो strategies अच्छे से काम कर भी रही है या नहीं। एंड इन केस अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्यों वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। आपको उस पर फीडबैक लेना पड़ेगा, प्रॉपरली मॉनिटर और इवेलुएट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन आर एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ ALM स्ट्रैटेजीज, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। स्टे प्रोएक्टिव एंड अडॉप्ट ALM स्ट्रैटेजीज टू चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द मार्केट कंडीशंस टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो फिर आपको ALM स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको ALM स्ट्रैटेजीज पर फीडबैक भी लेते रहना पड़ेगा, सो दैट कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो अच्छे से आप मीट कर सको। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बात कर ली ALM से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, कुछ अच्छा नहीं लगा है, कुछ अच्छा नहीं समझ में आया, कोई डाउट समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। गर्मी बहुत है, खूब सारा पानी पियो और हो सके तो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो। थैंक यू सो मच।